Dear students, I am Dr. Sashikant Tambrakar from Bharati College of Agricultural Engineering, Durg. I will teach theory of machine of BTech first year, second semester class. Dear students, today we will discuss comparison between involute and cycloidal gears. Involute gears are more commonly used because of the advantages of the involute gear over the cycloidal gears. So involute gears are most commonly used. Okay, because first in involute gear the center distance for a pair can be varied within the limit. ठीक है, जब ये दो गियर्स ऐसा इन्वॉल्यूट गियर्स कांटेक्ट में रहेंगे तो जो सेंटर डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है, ये सेंटर डिस्टेंस can be varied in case of involute gear. Okay, within the changing the velocity ratio और उसका velocity ratio भी कोई चेंज नहीं होगा. But in cycloidal gears, exact center distance is to be maintained. तो यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी हम पॉसिबल नहीं है इन द साइक्लॉइडल गियर्स. ठीक है, वहाँ पर एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ता है. इनके कारण जो इन्वॉल्यूट गियर है उसको यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. सेकेंड, इन द इन्वॉल्यूट गियर द प्रेशर एंगल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, जो आपके गियर कॉन्टेक्ट स्टार्ट होते हैं ना उसको बोला स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ टीथ टू द एंड ऑफ द एंगेजमेंट रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, ये यहाँ पर जो प्रेशर एंगल है वो कांस्टेंट रहता है स्टार्ट से एंड तक के पूरा. ठीक है, it is necessary for smooth running and less wear of gears. ये क्या है, यदि आपका प्रेशर एंगल सेम रहेगा तो ये इसके स्मूथ रनिंग एंड लेस वियर ऑफ गियर्स. गियर क्या होते हैं, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में बने हुए रहते हैं और वो कॉन्टेक्ट से स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और उसके बाद एंडिंग निकल रहा है, यहाँ तक के पूरा कॉन्टेक्ट बना हुआ रहता है. वो प्रेशर एंगल बराबर रहेगा तो यहाँ पर वर्किंग अच्छी होगी जो आपका इन्वॉल्यूट गियर्स में होता है. बट इन साइक्लॉइडल गियर्स, साइक्लॉइडल में सारा चेंज हो जाएगा. प्रेशर एंगल इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट, reduces 0 to pitch point and start decreasing and again became maximum at the end of the engagement. So less smooth running of gears. यहाँ साइक्लॉइडल में ऐसा होता है कि प्रेशर एंगल जो होता है आपका इज मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट. जब वहां पे शुरू पे स्टार्ट होता है बिगिनिंग पे तो बहुत ज्यादा होता है प्रेशर एंगल उसका. ठीक है, देन रिड्यूसेस टू 0 एट पिच पॉइंट, आते आते वो पिच पॉइंट पे 0 हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन मैक्सिमम एट द एंड ऑफ द एंगेजमेंट. ठीक है, जो एंगेजमेंट जो स्टार्ट ये गियर है यहाँ पर ये एंटर कर रहा है. ठीक है, ये स्टार्ट हो रहा है तो ज्यादा रहता है प्रेशर एंगल, फिर सेंटर पे मिनिमम रहता है, 0 रहता है, फिर से एंगेजमेंट बाहर निकल रहा है तब वो आपका फिर से मैक्सिमम हो जाता है. सो दिस इज लेस स्मूथ रनिंग ऑफ द गियर्स. तो यहाँ पर दो कारण हमने देखा कि पहला क्या है कि यहाँ पर सेंटर डिस्टेंस इन्वॉल्यूट का चेंज कर सकते हैं हम लोग. सेकेंड कारण बोल रहा है कि जबकि जो साइक्लॉइडल होता है उसके सेंटर डिस्टेंस फिक्स होते हैं, एक्सेक्ट होते हैं. सेकेंड यहाँ पे बोल रहा है प्रेशर एंगल के बारे में बताया हुआ है. तो यहाँ पर इन्वॉल्यूट में प्रेशर एंगल बराबर रहता है, स्मूथ रहता है और साइक्लॉइडल में प्रेशर एंगल डिफरेंट होते जाते हैं, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है बिगिनिंग से. सो यहाँ पर लेस स्मूथ रनिंग ऑफ द गियर्स. ये दो पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट विल डिस्कस. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द फेस एंड फ्लैंक ऑफ इन्वॉल्यूट टीथ आर जनरेटेड बाय अ सिंगल कर्व, whereas in cycloidal gears double curve epicycloid and hypocycloid are required for the face and flank respectively. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन्वॉल्यूट में जो फेस एंड फ्लैंक होते हैं, ठीक है, वो सिंगल कर्व से ही, एक ही कर्व से जनरेट होते हैं. कहाँ पर, इन्वॉल्यूट में. ठीक है, whereas in cycloidal gears, साइक्लॉइड में क्या होते हैं, epicycloid और hypocycloid. जो ऊपर वाला होता है वो epicycloid होता है, जो नीचे वाला होता है वो हाइपोसाइक्लॉइड होता है. ऐसे करके गियर बनते हैं कहाँ पर, साइक्लॉइडल में. ठीक है,
तो साइक्लॉइडल में ईपी और हाइपो मिलके बनते हैं, यहाँ पर सिंगल कर्व बनता है। तो ये सिंगल कर्व के कारण ये ज्यादा यूजफुल होता है सिंगल वाला फॉर द फेस एंड फ्लैंक रिस्पेक्टिवली। Thus the involute teeth are easy to manufacture than cycloidal teeth। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में आते हैं, हमको गियर मैन्युफैक्चर करना है, तो जो सिंगल कर्व वाला रहेगा वो इजी होता है, इन्वॉल्यूट इजी होता है मैन्युफैक्चर करने का। और इपीसाइक्लाइड हाइपो दोनों जब साइक्लाइड में मैन्युफैक्चर करने होंगे जोड़ के, तब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, एज इन केस ऑफ दिस साइक्लॉइडल टीथ। Then next is the advantage of cycloidal gears। cycloidal gears also have some advantages। भाई उसको इन्वॉल्यूट से ज्यादा अच्छा भी है, वो भी कुछ सेंस में। Since cycloidal teeth have wider flank, तो उनका जो फ्लैंक एरिया जो होता है, ये फ्लैंक एरिया वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, ज्यादा होता है। Therefore the cycloidal gears are stronger than the involute gear। ये इसका मेन है, cycloidal are stronger ओके देन द इन्वॉल्यूट। तो आप गियर हर रोज थोड़ी चेंज करते रहते हैं। एक बार जो आपने गियर लगा दिया किसी भी मशीनरीज में, तो वो 2-4 साल 5 साल 10 साल ऐसा चलते रहता है, बार बार टूटते रहेगा, बार बार बदलते रहेंगे, ऐसा काम नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर ये वाइडर फ्लैंक होने के कारण जो साइक्लॉइडल गियर्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, फॉर द सेम पिच। सो साइक्लॉइडल टीथ आर प्रिफर्ड स्पेशली फॉर द कास्ट टीथ। तो जहां पर ऐसा होता है जहां पे कास्टिंग से टीथ बनाए जाते हैं ना, वहां पर इसको ज्यादा यूज किया जाता है साइक्लॉइडल को। वहां पर क्या है कि सारे कर्व एक बार हम लोग कास्टिंग के लिए फिक्स कर देते हैं और वैसा वहां पे कास्टिंग किया जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जहां पे आपको मशीनिंग करके करना होता है वहां पर ये सिंगल वाला रहता है। कास्टिंग करके करना होता है तो यहाँ पर आप एक बार फिक्स कर दे, ये टॉप वाला क्या लेना है, बॉटम वाला क्या लेना है, एपीसाइक्लाइड हाइपोसाइक्लाइड, वैसा कास्टिंग में एक बार बना देते हैं और उसके हिसाब से वर्क चलता है। सेकेंड, इन द साइक्लॉइडल गियर्स द कॉन्टैक्ट टेक प्लेस बिटवीन कॉन्वेक्स फ्लैंक एंड कॉन्केव सरफेस, वेयर इन द इन्वॉल्यूट गियर द कॉन्वेक्स सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट। तो आप एक बार गियर के बारे में सोचें, जो आपका गियर होता है वो आप देखे होंगे, गियर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई एक ही ऐसा पूरा सीधा सीधा सीधा, ये ऊपर वाला एक गियर आ गया, ये नीचे वाला एक गियर पूरा ऐसा 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 पूरा गियर देखा है क्या आपने? कुछ इस तरह का गियर जिसमें पूरा कांटेक्ट रहे, और इसको यदि गोल घूमना होगा तो कैसा होगा, गोल घूमना होगा तो ये निकलेगा कैसे, ये गियर जो अंदर फंस जाएगा वो, है ना। तो ऐसा ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होते, तो उसके शेप डिफरेंट होते हैं, ऐसा कर्व नेचर के होते हैं शेप जो है वो। गियर के टीथ आपको बना के बताया ना, तो वो अब नीचे वाला गियर कांटेक्ट में रहेगा, ऐसा कांटेक्ट में रहता है। तो कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्केव ऐसे कांटेक्ट में बने रहते हैं, जिससे वो इजीली वो अप्रोच होता है और इजीली उसका डिपार्चर हो जाता है। तो गियर ऐसे टाइप के नहीं बने हुए रहते हैं, इस तरह के बने हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ गियर टीथ। Here 4 systems of gear teeth are used. First is 14.5 degree composite system. Second, 14.5 degree full depth involute system. Next, 20 degree full depth involute system. And fourth is 20 degree stub involute system. We will discuss all the systems one by one. So in this 14.5 composite system, this is used for general purpose gears, ठीक है। जितने भी आपके जनरल पर्पस के गियर लगे रहते हैं वो इस पे यूज होते हैं, 14.5 यूज होते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गर, क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है 14.5 का। इट हैज नो इंटरचेंजेबिलिटी, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इंटरचेंजेबल एक दूसरे से इंटरचेंज नहीं कर सकते इसको हम लोग। द ट्रू प्रोफाइल ऑफ दिस सिस्टम है साइक्लॉइडल कर्व्स। यहाँ पर क्या होता है, साइक्लॉइडल कर्व्स होते हैं कंपोजिट सिस्टम वाले में, साइक्लॉइडल कर्व्स होते हैं एट द टॉप एंड बॉटम, साइक्लॉइडल एट द टॉप एंड बॉटम, एंड इन्वॉल्यूट कर्व एट द मिडिल पोर्शन। ये मिक्स वाला है बोलिए, है ना, इन्वॉल्यूट भी यहाँ पर और ये टॉप और बॉटम में यहाँ पर आपको साइक्लॉइडल कर्व्स है। तो ये इस तरह से है, इसको ज्यादा जरूरत पड़ती है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है, इससे ज्यादा यूज होती है, इसको जनरल पर्पस
गियर बोलते हैं। द टीथ आर प्रोड्यूस्ड बाय फॉर्म मिलिंग कटर और हॉब्स। तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक तो इसको मिलिंग में कटर लगा कर सकते हैं या दूसरा हॉब से कर सकते हैं। मीन्स इतना फिक्स है, इतना जनरल पर्पस है, इतना ज्यादा इसको बनाना होता है कि इसको या तो मिलिंग कटर से काट ले, इतना मास प्रोडक्शन करना पड़ता है। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, मास प्रोडक्शन करना पड़ता है इसको हमको, मास प्रोडक्शन। ठीक है, तो मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, हॉब। हॉब एक इस तरह का मशीन होता है जो गियर जिस तरह का हमको बनाना है उससे थोड़ा सा बड़े साइज का ये रहता है। ठीक है, और ये गियर जो बनाने हैं वैसा। अब इसको हम लोग कट करेंगे, ऐसे दबाएंगे, यहाँ पे पीछे ब्लैंक रखा रहेगा। ठीक है, ये ब्लैंक है जिससे हमको गियर बनाना है, ब्लैंक। ठीक है, और ये हॉब है एक कटर टाइप का हो गया। ठीक है, दिस इज हॉब, हॉब। ठीक है, तो हॉब जो है वो कटर जैसा होता है, कटर। ठीक है, ये ब्लैंक आपको पीछे रखा हुआ है और ये पूरा ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा ऐसा सेम टू सेम वहां पे कट के निकल जाएगा। तो ये सेम टू सेम ऐसा कट के निकलने का ये पेरेंट मेटल रहता है सारा कुछ, है ना, सारा कुछ पेरेंट मेटल रहता है, तो ये स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, और मल्टीपर्पज है, बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला। सो दिस 14.5 कंपोजिट सिस्टम जो है ये ज्यादा यूजफुल है और जनरल पर्पज गियर है। सेकेंड सिस्टम ऑफ गियर टीथ आर 14.5 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम। यहाँ पर इनवॉल्यूट रहेगा। द टूथ प्रोफाइल ऑफ दिस सिस्टम was developed for use with gear hob for spur and helical gears। यहाँ पर भी गियर हॉबिंग से ही बनता है और स्पर और हेलिकल गियर्स यहाँ पे बनाए जाते हैं 14.5 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम में। देन थर्ड इज 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट सिस्टम। ये 14.5 था, ये 20 है, इंक्रीज हो गया एंगल। सो द टूथ प्रोफाइल में बी कट बाय हॉब। दिस इज ऑल्सो कट बाय हॉबिंग। ठीक है, तो कुछ टीथ जो होते हैं वो मिलिंग मशीन से बनते हैं और बहुत सारे टीथ जो है वो मल्टीपल मास प्रोडक्शन के हिसाब से हॉब से बनते हैं। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंगल फ्रॉम 14.5 to 20 डिग्री रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्गर टूथ। ठीक है, जो प्रेशर एंगल होता है वो आपका 14.5 से 20 डिग्री हो जाए तो वहां पर स्ट्रॉन्गर टूथ बनता है। बिकॉज द टूथ एक्टिंग एज ए बीम इन वाइडर एट द बेस। जैसा है आप देखिए, ये टूथ है कि कोई सा, ये यदि एंगल ऐसा बढ़ जाए, ठीक है, वाइडर बेस, ये वाइडर बेस है ना, बेस बड़ा है तो स्ट्रांग होगा, है ना, ये स्ट्रांग बनेगा टीथ। ठीक है, तो ये ऐसा होता है 20 डिग्री से ये हुआ 20 डिग्री का प्रेशर एंगल, 20 डिग्री का प्रेशर एंगल, और इससे पहले यदि 14.5 करेंगे ये 14.5 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा इसका प्रेशर एंगल, तो इसका ऐसा छोटा बनेगा। ठीक है, समझ लेना कैसे गियर्स का डिफरेंस हो रहा है। 20 डिग्री एंड 14.5 के इसमें ये सेंटर है आपका। फिर नेक्स्ट गियर से बढ़ते जाएंगे, है ना, नेक्स्ट गियर से फिर बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये क्लियर समझ में आ रही है 20 डिग्री कौन सा है ना। सो द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंगल फ्रॉम 14.5 to 20 डिग्री रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्गर टूथ। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर टूथ है क्योंकि इसका बेस ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, बिकॉज द एक्टिंग टूथ एक्टिंग एट द बीम इज वाइडर एट द बेस। ठीक है, तो बेस पे वाइडर है इसके कारण। देन नेक्स्ट टाइप इज 20 डिग्री स्टब इनवॉल्यूट सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप का होता है, 20 डिग्री का ही है। दिस सिस्टम हैज स्ट्रॉन्गर टूथ टू टेक हैवी लोड। तो ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जब इंडस्ट्री के मशीन्स वगैरह हमको लेके आने होते हैं तब वहां पर ऐसा होता है कि आपको हैवी लोड्स, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में हैवी लोड की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जिस तरह का जरूरत पड़ता है, देयर इज 20 डिग्री इनवॉल्यूट सिस्टम। दिस सिस्टम हैज ए स्ट्रॉन्ग टूथ टू टेक हैवी लोड। ठीक है, ये हैवी लोड लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट विल डिस्कस, नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन इनवॉल्यूट गियर। The phenomena when the tip of tooth undercut the root on the matting gear is known as interference। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये टिप ऑफ टूथ, ये ऐसे एक गियर बन गया हमारा,
है ना, ये गियर बना हुआ है। इसका जो टिप ऑफ टूथ है और ये अपोजिट मैटिंग गियर है यहाँ पे, ये अपोजिट मैटिंग गियर है, ठीक है, ये ऐसा अपोजिट मैटिंग गियर है, अपोजिट मैटिंग गियर है, ठीक है। ये दो गियर्स आपको समझ में, ये जो टिप ऑफ टूथ जो है वो यहाँ पर जो कट करे, यहाँ पर जो कट करे, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस इन द इन्वॉल्यूट गियर्स। Interference may only be prevented if the addendum circle of the two mating gears की है ना, addendum circle cut the common tangent to the base circle between the points of tangency. So the minimum number of teeth on the pinion in order to avoid interference are T equal to 2AP square root 1 plus g plus 2 sin square theta minus 1, where t is number of teeth on the pinion, g is gear ratio is capital T by small t, here capital T is the number of teeth on the wheel, ठीक है। व्हील के टीथ को कैपिटल T बताया हुआ है, इसी को कैपिटल R भी बोल दिया हुआ है, ठीक है। एंड m is module of the teeth, it is fixed module. R is pitch circle radius, ये pitch circle radius है, that is equal to mt by 2 for small t, small r. Phi is pressure angle as we know, and for g equal to 1, gear ratio equal to 1, this formula is reduced to t equal to 2ap 1 plus 3 sin square theta minus 1. With this formula, we can find the minimum number of teeth on the pinion in order to avoid interference. ये कट जाने से क्या होगा, इंटरफेरेंस में क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, लाइफ कम हो जाएगा, यूज बराबर नहीं हो पाएगा फिर। तो वेल फंक्शनिंग जो रहे दो मैटिंग गियर्स की, गियर हमेशा मैटिंग में ही चलते हैं, ठीक है। एक आपका ड्राइवर पुली हो गया, ठीक है, एक आपका ड्राइवर पुली हो गया, दूसरा आपका ड्रिवन पुली हो गया, ठीक है। दोनों के यहाँ पे गियर्स हमने फिट किए, ठीक है, ये गियर्स हमने फिट किए, तो ये गियर्स मैचिंग होंगे तभी तो ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये भी ऐसा रोटेट करने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेगा, इसलिए ऐसा है ये जो आपको मैटिंग गियर्स होते हैं, है ना, वो मैटिंग गियर्स के बीच में ही होता है और इसी से पावर ट्रांसमिशन होता है। अदरवाइज पावर ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं है। पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा अच्छे से हो इसके लिए हम लोग गियर्स यूज करते हैं, जहाँ पे पैरेलल या डिफरेंट टाइप के और भी गियर्स होते हैं, जिनको जो आपका ड्राइवर पुली होता है वहाँ से ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक के ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर गियर्स यूज करते हैं। तो गियर्स में इंटरफेरेंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे गियर की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो गियर्स को हमको इंटरफेरेंस ना हो इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ यहाँ पे हमको बना के रखना पड़ता है, जिसका एक कैलकुलेशन आपको बताया हुआ है, और गियर रेशियो आपको बताया हुआ है, दैट इज कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, कैपिटल टी नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील्स बताया हुआ है ना। और ये गियर रेशियो 1 होगा तो ये फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस होके आ जाएगा आपका टी इक्वल टू 2AP 1 plus 3 sin square theta minus 1। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गियर्स के साथ में, है ना। सो इंटरफेरेंस में भी only prevented if the addendum circle of two mating gears cut common tangent on the base circle between the point of tangency. Here the interference and undercutting are shown in this gear. Here the top is blue color, that is gear, and the bottom in cream color, pink color is pinion. So the teeth of top blue when intact with the bottom pink color, then that undercuts the bottom tooth, and when the gear top blue interference with the bottom, the blue tooth when interact with the bottom pinion, then that is called interference that has been seen in the bottom of this. Here
the basic circle of the gear in the top given long and short chain line, and the pitch circles of gear and pinion has been given here in the red lines, long short line. So the interference is to be